स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो के साथ हम अध्याय 12 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग, बायोटेक्नोलॉजी और इट्स एप्लीकेशंस। ये हमारा चैप्टर का नाम है। तो हम जो 12 नंबर का चैप्टर है, इससे बोर्ड परीक्षा, राजस्थान बोर्ड के अंदर बोर्ड परीक्षा में 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह से जो 11वां चैप्टर था उसमें भी 5 नंबर के प्रश्न आएंगे और 12वें चैप्टर से भी 5 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी की जो दोनों लेसन है 11वां और 12वां, उससे 10 अंक के प्रश्न, दोनों से 5-5 अंक के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इस तरह से ये जो 12वां चैप्टर है ये भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है अपने बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इसको भी अपन ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो देखिए, इसका आज से इसी वीडियो के साथ इसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग। तो जैव प्रौद्योगिकी की जितने भी प्रोसेस होती है उसके प्रक्रम होते हैं कि हम किस तरह से आरडीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा उत्पाद प्राप्त करते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से उत्पाद हैं महत्वपूर्ण और किस किस क्षेत्रों में हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, और उन क्षेत्रों में हम कौन कौन से महत्वपूर्ण उपयोगी पदार्थों का मानव के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो देखिए, जैव प्रौद्योगिकी में जीन स्थानांतरण द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूपांतरित जीवों, जिनको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ। तो जीएमओज क्या होते हैं, हम पहले भी ये बता चुके हैं कि अगर किसी जीव में अगर हम जीन स्थानांतरण कर रहे हैं तो उस जीव को हम जीएमओज कहते हैं, क्योंकि हम उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर रहे हैं, तो ऐसा जीव बना रहे हैं। तो उसमें हम कोई विजातीय जीन या कोई बाह्य जीन ट्रांसफर कर रहे हैं और उसको हम आनुवांशिक रूप से रूपांतरित कर रहे हैं, तो ऐसे जीवों को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओज कहते हैं। अब जैसे इसमें जीएमओ जो सूक्ष्म जीव हैं या कवक या पौधे हैं या जंतुओं का उपयोग करके वांछित उत्पादों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है। तो जो जीएमओ जीव बनाए हैं हमने, उसका बड़ी मात्रा में उपयोग करते हुए, अब जीएमओ सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, कवक भी हो सकते हैं, कुछ पौधे भी हैं या जंतु भी है, तो इनका उपयोग करते हुए हम औद्योगिक स्तर पर यानी बहुत बड़ी मात्रा में उनसे उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं और उन उत्पादकों को मनुष्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग हम चिकित्सा शास्त्र में करते हैं। चिकित्सा शास्त्र का मतलब है बहुत सारी इसमें औषधियाँ बनाई जाती है, चाहे प्रोटीन, चाहे वो इंसुलिन हो, चाहे कोई अन्य कोई प्रोटीन, जैसे आपकी ये एल्बुमिन प्रोटीन हो। तो इस तरह से कई सारी इसके अंदर अपन प्रोटीन या औषधियाँ बनाएंगे। कृषि के क्षेत्र में हमने कई ऐसे जीव पेड़कनाशक बना लिए हैं या ऐसे प्लांट बना लिए हैं जो अपने आप को प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक जिन्होंने बना लिया है। इसी तरह से संसाधित खाद्य, हमने प्रोसेस्ड ऐसे फूड बना लिए हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऐसे फूड बनाए हैं, जैसे गोल्डन राइस हमने बना लिया है, सुपर पोटैटो बना लिया है हमने, या ऐसे हमने एक सब्जियां बनाई है जिसके अंदर भरपूर मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं। तो संसाधित खाद्य पदार्थ भी हमने बना लिए हैं। इसी तरह से जैव सुधार, देखिए जैव सुधार भी करेंगे हम इस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। कोई भी जीव के अंदर कोई भी जेनेटिकली कोई त्रुटि है तो उसका सुधार हम इसकी सहायता से करेंगे। अपशिष्ट उपचार, क्योंकि बहुत सारे अपशिष्ट होते हैं तो उनको अपघटित करने के लिए भी कई सारे इसमें जीवाणु का जो है वो जीएमओ जीवाणु या अन्य जो जीव है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह से उत्पादन, जो ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र है उसमें भी कई जीएमओज का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज बायोटेक्नोलॉजी का जो उपयोग है वो चिकित्सा शास्त्र में, कृषि में, संसाधित खाद्य पदार्थ यानी प्रोसेस्ड जो फूड होते हैं उनमें, जैव सुधार में, अपशिष्टों के उपचार में, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में किया जा रहा है। तो जैव प्रौद्योगिकी है उसके 3 विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र है। देखिए, तो 3 प्रमुख ऐसे क्षेत्र हैं जिसके अंदर अनुसंधान सबसे ज्यादा किया जाता है। तो वो तो एक पहला तो है कि उन्नत जीव का निर्माण। उन्नत जीव होते हैं जो हम एक स्पेशल उसके उद्देश्य के लिए उनका निर्माण हमने किया है, तो उद्देश्य की हम पूर्ति कर सके। तो उन्नत जीव जैसे सूक्ष्म जीवों का बनाना कि वो हमें वांछित उत्पाद दे सकें, या शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करना। ये हमारा एक अनुसंधान का क्षेत्र होता है, या तो एक उन्नत जीव का निर्माण करें या हम सर्वोत्तम उत्प्रेरक के रूप में किसी शुद्ध एंजाइम का निर्माण करें। दूसरा होता है उत्प्रेरक जो हमने बनाया है उसके कार्य के लिए सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना।
एक ऐसी परिस्थितियाँ बना लें कि वो उत्प्रेरक है वो बहुत अच्छे से कार्य कर सके और हमें उत्पाद प्राप्त हो सकें। तीसरा एक क्षेत्र हो सकता है कि अनुप्रवाह संसाधन द्वारा कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन है, इनका शुद्धिकरण करके उपयोग करना। तो तीसरी ये भी एक क्षेत्र है कि जिसके अंदर कोई जीएमओज़ ने उत्पाद बनाया है, उसको हम अलग करें और फिर उसका शुद्धिकरण करें और फिर उसका उपयोग करें। तो पहले तो उन्नत जीव बनाएँगे, फिर उसके लिए हम कोई शुद्ध एंजाइम या उत्प्रेरक का निर्माण और उसके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ तैयार करेंगे और फिर उनको अनुप्रवाह संसाधन द्वारा उन पदार्थों को पृथक करके शुद्धिकरण करके उपयोग करेंगे। तो ये 3 प्रमुख विवेचना अनुसंधान क्षेत्र बायोटेक्नोलॉजी के होते हैं। देखिए बायोटेक्नोलॉजी का अपन उपयोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला है कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। देखिए खेती में किस तरह से जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है। तो इसमें सबसे अपन पढ़ेंगे सबसे पहले कि कृषि में अगर हमें खाद्य उत्पादन करना है, तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि हेतु निम्न उपाय संभव है। अगर हम जैसे खेती कर रहे हैं या कृषि कर रहे हैं, तो हम जो खाद्य उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी कैसे करें? तो इसके कुछ तरीके अपन पढ़ेंगे। देखिए पहला तरीका तो है कृषि रसायन आधारित कृषि। कृषि रसायन आधारित कृषि का है कि हम उन्नत किस्मों का उपयोग करें, जो उर्वरक आते हैं रासायनिक खाद उनका इस्तेमाल करें या जो रासायनिक जो पीड़कनाशक होते हैं, कई केमिकल मिलते हैं, उनका उपयोग करके हम पीड़कों को मारकर फसल उत्पादन में बढ़ोतरी करें। लेकिन इसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये है कि इससे प्रदूषण होता है, भूमि की उपजाऊ शक्ति है वो कमज़ोर होती है और कई तरह के जो रासायनिक पदार्थ आते हैं ये बहुत महंगे आते हैं, तो एक नॉर्मल सामान्य किसान के लिए इनको खरीदना संभव नहीं है। तो इसमें उत्पादन में वृद्धि होती है लेकिन ये तरीका है वो सही नहीं है। तो हम क्या करें? तो फिर दूसरा तरीका आता है हमारे पास ऑर्गेनिक कृषि का। अब ऑर्गेनिक कृषि भी बहुत बड़ी मात्रा में करना संभव नहीं है, इसलिए तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है वो है जीएमओज़ पादपों का इस्तेमाल। तो जीएमओज़ पादपों का इस्तेमाल करके हम खाद्य उत्पादन को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट तरीका अपन पढ़ेंगे इसमें है कि कृषि रसायन आधारित कृषि। देखिए हरित क्रांति द्वारा खाद्य उत्पादन में वृद्धि के प्रमुख कारण निम्न थे। हरित क्रांति 1960 में विश्व में हुई थी, भारत में लगभग 1966 में पूरी तरह से हरित क्रांति आ चुकी थी। तो उसमें खाद्यान्न उत्पादन में जो ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है, उस ज़बरदस्त बढ़ोतरी के कारण क्या थे उस टाइम? तो उस कारण थे कि उन्नत किस्मों के फसलों का उपयोग। देखिए उन्नत किस्मों के उपयोग का मतलब है हमने अर्धवामन किस्में ली थी, चाहे वो गेहूँ की अर्धवामन किस्में हो, चाहे वो चावल की अर्धवामन किस्में हो, जैसे जया रत्ना हो, कल्याण सोना या सोनालिका हो, तो उसका उपयोग हमने किया था। उसके साथ हमने उचित प्रबंधनीय व्यवस्था, हमने अच्छा मैनेजमेंट एक सिस्टम बनाया था और साथ ही कृषि रसायनों जैसे उर्वरक, रासायनिक उर्वरक आते हैं और रासायनिक जो पीड़कनाशी आते हैं, केमिकल आते हैं, उनका उपयोग करके हमने फसल को रोगों से बचाया। तो रोग भी नहीं हुए, उन्नत किस्में आ गई थी, उचित प्रबंधन हुआ, तो इससे रिजल्ट ये निकला कि अच्छा उत्पादन हो गया। अब लेकिन इसके देखिए कुछ दुष्परिणाम है। कृषि रसायन जो केमिकल आते हैं बहुत महंगे होते हैं और परंपरागत पादप प्रजनन तकनीक से बनाई गई पादप किस्मों से उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि संभव नहीं है। और हमने एक टेक्निक पढ़ी थी पादप प्रजनन, उससे जो पौधे बनाए गए हैं हालांकि वो अच्छी गुणवत्ता वाले हैं, उत्पादकता भी ज़्यादा देते हैं, लेकिन बहुत अधिक उत्पादकता लेना संभव नहीं है। कृषि रसायनों के अधिक प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और उसके हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ये भी एक समस्या है कि अगर ज़्यादा हम केमिकल का उपयोग करेंगे खेती में, तो उससे पर्यावरण प्रदूषण होगा, जमीन की उपजाऊपन भी कम होगी। अतः खाद्य उत्पादन में वृद्धि का अन्य वैकल्पिक तरीका अपनाना आवश्यक हो गया है। तो हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना जरूरी हो गया है। और ज़्यादातर आजकल जो किसान इस्तेमाल करते हैं वो कृषि रसायन आधारित कृषि इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे कीटनाशियों का और उन्नत किस्मों का हम उपयोग कर रहे हैं, तो खाद्य उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन उसके कुछ दुष्परिणाम ये है कि एक तो किसान का इसमें पैसा बहुत खर्च होता है और दूसरी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और भूमि के उपजाऊपन की का कम होने का खतरा भी इसमें बना रहता है। तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम ऑर्गेनिक कृषि करें, यानी कार्बनिक कृषि या जिसको अपन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कहते हैं वो करें। तो ऑर्गेनिक में क्या होता है, बिल्कुल भी कोई रासायनिक पदार्थ या केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें कार्बनिक कृषि में कृषि रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें जैविक उर्वरक, अगर हम कोई उर्वरक का इस्तेमाल करेंगे तो जैविक उर्वरक का इस्तेमाल ही करेंगे, चाहे वो केंचुए की खाद हो, चाहे वो गोबर की खाद हो, या जो पीड़कनाशी होंगे वो भी जैविक पीड़कनाशी का ही उपयोग करेंगे, किसी भी तरह की केमिकल का उपयोग नहीं करेंगे।
लेकिन इस विधि से भी अधिक उत्पादकता लेना संभव नहीं है। तो अब हमारे पास एक तीसरा तरीका है कि हम अधिक उत्पादकता कैसे लें। तो वो ये है, अब जो तीसरा तरीका हमारे पास बचता है वो है आनुवांशिक रूपांतरित फसल आधारित कृषि। कि हम जो जीएमओज जो पादप है उनका इस्तेमाल करें, तो उनसे हमें जीएमओज पादप होगा वो उत्पादकता भी ज़्यादा देंगे, हमें उनको पीड़कनाशियों से बचाने के लिए पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी नहीं होगी। तो ऐसे पौधे आ चुके हैं, जीएमओज पौधे बनाए जा चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी में, तो उनका हम उपयोग करके उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, आनुवांशिक रूपांतरित जीव जिनको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओज कहते हैं, तो इसका एक पूरा फॉर्म आप याद रखिएगा। तो ये क्या होते हैं आनुवांशिक रूपांतरित जीव? ऐसे जीव, अब इसमें कोई पादप हो सकता है, जीवाणु हो सकता है, कवक हो सकता है, जंतु हो सकता है। तो ऐसे जीव जो जीन स्थानांतरण द्वारा रूपांतरित किए जा चुके हैं, हमने उनमें जीन स्थानांतरण कर दिया है, कोई बाह्य या विजातीय या विदेशी जीन लाके हमने उसमें डाल दिया है, तो वो जीव क्या कहलाएंगे? वो जीएमओ कहलाएंगे। देखिए, जीएमओ का व्यवहार, अब जो जीएमओ का पादप है या कोई भी जीव, उसका व्यवहार किस किस पर डिपेंड करेगा? तो वो एक करेगा स्थानांतरित जीन की प्रकृति, कि जो स्थानांतरित जीन है उसका नेचर कैसा है, वो किस तरह से अपने आप को अभिव्यक्त करती है, कौन सी परिस्थिति में अभिव्यक्त करती है, तो उस जीन की प्रकृति पर निर्भर करेगा। परपोषी जो पौधे होते हैं, जंतु होते हैं या जो जीवाणु होते हैं, उनकी प्रकृति पर निर्भर करेगा कि परपोषी जो पौधा है वो उसके अनुकूल है या नहीं है, या जंतु या जीवाणु है उसके अंदर कोई रूपांतरित जीन को रेप्लिकेशन के लिए रोक तो नहीं रहा है। तो उन जीवों की प्रकृति पर भी ये निर्भर करता है जीएमओ का व्यवहार, और खाद्य जाल पर भी डिपेंड करता है। खाद्य जाल जिसमें बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं जुड़ी रहती है, तो उसमें कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जीएमओज को। तो 3 मुख्य रूप से बातें हैं कि एक तो जीन की प्रकृति, और स्वयं परपोषी की प्रकृति, और खाद्य जाल पर जीएमओ का व्यवहार डिपेंड करता है, याद रखिएगा। अब आते हैं कि जो जीएमओज होते हैं, जीएम पौधे, उनके क्या लाभ हैं, उनका अगर हम इस्तेमाल करें तो क्या लाभ है। देखिए, तो अपन पढ़ेंगे इसमें जीएमओज पौधे के लाभ। देखिए, अजैविक घटकों, पहला लाभ क्या है? अजैविक घटक होते हैं जैसे ठंडा, बहुत से ज़्यादा टेम्परेचर का कम होना, सूखा, लवणता, तापमान अधिक होना आदि के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का निर्माण। तो आज हमने ऐसी जीएमओज पौधे तैयार कर लिए हैं जो बहुत अधिक ठंडे प्रदेश में, बिल्कुल सूखे में, या अधिक लवणता जो नमकीनी क्षेत्र है वहाँ पर, या जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, उन स्थानों पर भी ये जो पौधे होते हैं, फसल ये उत्पादन देती है। तो पहले सामान्य जो फसल होती थी वो यहाँ पर उत्पादन नहीं दे सकती थी, वो पनप ही नहीं पाती थी। तो ऐसे जीएमओज पौधे तैयार कर लिए गए हैं जो जो अजैविक घटक होते हैं जिनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उनमें भी वो पनप जाते हैं और उत्पादकता देते हैं। आज हमने ऐसा गेहूँ तैयार कर लिया है जो अधिक लवणता वाले क्षेत्रों में भी, अधिक सूखे वाले क्षेत्रों में भी वो पनप सकता है और फसल का उत्पादन होता है। या हमने ऐसा बाजरा भी तैयार कर लिया है जो बहुत अधिक तापमान में भी, या गेहूँ भी हमने ऐसे बना लिए हैं जो बहुत अधिक तापमान में भी सहन करके फसल का उत्पादन देते हैं। देखिए, पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसलों का विकास, दूसरा हमारा ये लाभ है कि हमने जो जीएमओज पौधे तैयार करे हैं वो खुद ही पीड़कनाशी है। तो वो पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसलों का विकास हमने कर लिया है, तो हमें बाहर से पीड़कनाशी रसायन उस पर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, पौधा अपने आप ही कीट से अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। तीसरी है फसल कटाई के पश्चात होने वाले नुकसानों को कम करने में सहायक। तो इससे क्या होता है कि फसल कटाई के बाद में जो कई सारे नुकसान झेलने पड़ते हैं, तो वो भी यहाँ पर नुकसान होने की ज़रूरत नहीं है, नुकसान होने की संभावना वो कम होती है। चौथा है कि पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि। देखिए, तो ऐसे हमने जीएमओज पौधे तैयार कर लिए हैं जो अधिक क्षमता से खनिजों का उपयोग करते हैं। यह शीघ्र मृदा उर्वरता समापन को रोकता है। तो ये क्या होते हैं, जो पौधे होते हैं वो खनिज उपयोग उनकी क्षमता में वृद्धि कर ली है, अधिक से अधिक वो अपना खनिजों का उपयोग कर रहे हैं, और ये जो है स्थिति, ये शीघ्र मृदा उर्वरता समापन को रोकता है। पांचवा है कि खाद्य पादपों के पोषण स्तर में वृद्धि।
खाद्य उत्पादन के पोषण स्तर में वृद्धि। हमने ऐसे खाद्य पदार्थ बना लिए हैं जिनके अंदर पोषण जो स्तर है उसमें वृद्धि कर दी हमने। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने विटामिन ए समृद्ध एक धान की किस्म बनाई है, चावल की किस्म, जिसका नाम है गोल्डन राइस। ये याद रखिएगा, ये गोल्डन राइस एक चावल की किस्म है जिसमें हमें विटामिन ए भी प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए बनाने वाली जीन इसमें डाल दी गई है और वो विटामिन ए का भी निर्माण ये पौधा करता है। तो इस तरह से आज हमने केवल इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, जीएमओज के लाभ पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, कीट प्रतिरक्षी पादप, जिसमें बीटी और अपना आरएनए अंतरिक्ष से पढ़ने वाले हैं। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अगला इसका बिंदु को पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।